ये भी कोई जीना है। न खुलकर बोल सकते हैं, न हंस सकते हैं और न ही कहीं घूम सकते हैं। रोज रोज की घुटन से तंग आकर आखिर मोनिका फटी पड़ी। यही तो परिवार है, जहाँ सबके लिए जगह है, प्यार है। जिन्होंने हमें योग्य बनाया, उनके लिए भी तो हमारे कुछ दायित्व है। अनुपम ने उसे समझना चाहा। अब वह जमाना नहीं रहा अनु। आज हर परिवार इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पति पत्नी को अपने मन मुताबिक जीवन जीने का अधिकार है और तुम हो कि अपने आप बड़प्पन का बोझ ओढ़े पड़े हो। इस घुटन भरे घर में तो सारे सपने बिखर गए मेरे। मोनिका की भरे कुटियां टंग गईं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह के सपने पाले बैठी थी। मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ अपना जीवन बर्बाद करने जा रही हूँ। प्रेम विवाह से आह्लादित मोनिका पति के प्यार में खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन परिवार में ऐसी स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं थी। कुछ दिनों तक उसने दबी आवाज में अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन जब अनुपम ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो उसके सब्र का बांध टूटना ही था, सो टूट गया। उस दिन से दोनों के बीच संबंधों में शिथिलता आ गई। दोनों बात तो करते, लेकिन उसमें औपचारिकता ने घर बना लिया था। दीपावली की छुट्टियां पड़ी तो मोनिका अपने मायके जाने की जिद करने लगी। घर वाले चाहते थे बहू उनके पास रहे। अनुपम ने भी समझा, लेकिन वह नहीं मानी। इससे आगे बढ़कर उसने अनुपम को भी मायके में दीपावली मनाने को कहा। अनुपम को यह व्यवहार कांटे जैसा लगा, लेकिन विवाद से बचने के लिए थोड़ी नानुकुर के बाद उसने समर्पण कर दिया। अपने घर वालों को उसने ये सांत्वना देकर मनाया कि एक दिन बाद आ जाएगा। अम्मा, बाबूजी और छोटे भाई बहनों के चेहरों पर उपजी वेदना को महसूस करके वह मर्माहत हो उठा था। अनुपम मोनिका के साथ गया, पर दुखी मन से। वह कुपित था उसके ढीठ व्यवहार पर। दूसरे दिन सास ससुर ने भी उसे अघोषित रूप में समझना शुरू कर दिया। बेटा, कुछ अपने होने वाले परिवार के बारे में भी सोचो। कल को बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा, करियर सब देखना होगा। बेहतर हो तो अलग घर ले लो। छोटे घर में कैसे गुजर होगी? दोनों कमाते हो, कोई आर्थिक परेशानी तो है नहीं? आदि आदि। अनुपम बुझे मन से हाँ करता रहा, लेकिन ये बात उसे चुभ गई कि मोनिका ने अपने माता पिता के माध्यम से यह नया जाल फेंका। वो लौटना चाहता था, मगर मोनिका ने कुछ प्यार की अलहड़बाजी और कुछ रूठने मनाने के बहाने कुछ दिन और रुकने का अड़ंगा लगा दिया। वो दोहरे तनाव में फंस गया। घर से अम्मा, बाबूजी और बहन भाई के फोन पर फोन आ रहे थे और इधर मोनिका उसे अपने पल्लू से बांधे पड़ी थी। वह घर वालों से बहाने बनाते बनाते थक गया। पूरी छुट्टियां खत्म होने के बाद ही दोनों लौटे। घर आते ही स्थिति पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। घर वालों की कुपित मुख मुद्रा और अघोषित टीका टिप्पणी ने मोनिका के माथे पर आक्रोश की रेखाएं खींच दी। अनुपम तो पहले से ही खिन्नता से भरा हुआ था। मोनिका के घर वालों ने अलग होने के लिए जो पट्टी उसे पढ़ाई थी, उसका प्रभाव भी कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी के संबंधों पर पड़ने लगा। उसको लेकर दोनों के बीच हो रहे वाकयुद्ध की जानकारी जब अनुपम के घर वालों के कानों तक पहुंची तो रविवार की छुट्टी के दिन अच्छा खासा बखेड़ा हो गया। हमारे यहाँ शुरू से ही सारी बहुएं घर में ही रहती आई हैं। अलग होने के संस्कार नहीं है हमारे। अम्मा ने मोर्चा संभाल लिया। अब समय बदल गया है।
पहले जैसी बातें नहीं थोपी जा सकती। मोनिका ने अम्मा की बात को काटा तो अनुपम की भौहें तन गईं। उसने मोनिका को ना चाहा, लेकिन विवाद और तर्कों का सिलसिला थमने के बजाय और बढ़ता गया। इस पर मोनिका ने अपने मायके में फोन करके आग में घी डालने का काम कर डाला। कुछ देर में उसके मम्मी पापा भी आ धमके। जैसी मोनिका वैसे ही उसके घर वाले। पापा तो चुप रहे, लेकिन मम्मी ने अनुपम और उसके परिवार वालों को काफी खरी खोटी सुना डाली। मामला शांत होने पर मोनिका के मम्मी पापा तो चले गए, लेकिन अनुपम के अंदर अपमान की ग्रंथि भर गए। इस घटना से अनुपम और मोनिका के बीच संबंधों में आई तनातनी एवं टूटन और बढ़ गई। इससे मुक्ति पाने और मोनिका के लगातार जिद पकड़े रहने पर अनुपम ने अलग रहने पर सहमति दे दी। हालांकि वह स्वयं और उसका परिवार इसके पक्ष में कतई नहीं था। कॉलेज के परिसर में कोई क्वार्टर खाली नहीं था, इसलिए पास में ही एक मकान किराए पर लेकर दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। मोनिका अपनी इस जीत पर अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी। उसने सोचा अब अपने लटकों झटकों से अनुपम की सारी नाराजगी दूर कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अनुपम के अंदर मोनिका के सामने विवश होकर झुकने और स्वयं एवं परिवार को अपमानित किए जाने का कांटा लगातार चुभ रहा था। इसके प्रतिकार में उसने मोनिका के परिवार से संबंध औपचारिक स्तर तक सीमित कर लिए। जब कभी मोनिका के परिवार के लोग आते तो वह उनमें कोई रुचि नहीं लेता। ऐसे अवसरों पर अक्सर वह घर से बाहर चला जाता और बहुत देर बाद लौटता। अनुपम के इस व्यवहार के कारण मोनिका के अंदर भी अपमान का जहर भरने लगा। इसकी परिणति पहले हल्की बहस, फिर आरोपों के तीखे वाण और फिर कई दिनों के लिए संवादहीनता के रूप में होने लगी। उनके बीच ऐसा परिवेश निर्मित हो गया जिसमें दो व्यक्ति साथ तो रह रहे थे, लेकिन दोनों अकेले। घरेलू जरूरतों के लिए ज्यादातर अनुमान और आभास का सहारा, संवादहीनता से उपजी असहनीय त्रासदी। दोनों के बीच चल रही तनातनी के बीच बच्चे की पैदाइश भी टाल दी गई। ये कैसी स्थिति आ गई थी घर में, इसकी तो कल्पना तक नहीं की थी। धीरे धीरे दोनों के अंदर विवाह को लेकर पश्चाताप ने घर बनाना शुरू कर दिया। इससे मुक्ति पाने के लिए वे कल्पनाओं में वैकल्पिक दिवा स्वप्न देखने लगे। काश किसी और से विवाह करते तो ये त्रासदी नहीं सहनी पड़ती। व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक भावनाओं की पूर्ति का प्रवाह हमेशा बना रहता है। मोनिका और अनुपम भी इससे अलग नहीं थे। समय बीतने के साथ संवादहीनता की स्थिति ने अनुपम और मोनिका के अंदर अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करने की भूख बढ़ा दी। घर की नीरवता से दम घुटने लगा तो अनुपम अपनी साथी प्रोफेसर प्रेरणा की ओर आकर्षित होने लगा। कंचन काया और सौंदर्य से परिपूरित प्रेरणा ने कुछ माह पूर्व ही ज्वाइन किया था। अनुपम उसकी ओर खींचा जा रहा था, लेकिन प्रेरणा को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वह सामान्य संबंधों तक ही सीमित रही। इससे अनुपम के अंदर प्रेरणा से प्रेम पाने के लिए बेचैनी और बढ़ती गई। वो उसके प्रेम सागर में डूब जाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगा, लेकिन प्रेरणा ने उसे उपेक्षित ही बनाए रखा। कारण वो पहले से ही किसी के प्रेम पाश में बंधी हुई थी। उसे छोड़कर एक विवाहित आदमी से क्यों जुड़ती? अनुपम इससे अनभिज्ञ था। ऐसे में वह दोहरी वेदना से भरे द्वंद्व में फंसा।
पत्नी दूर हो चुकी थी और प्रेमिका पास नहीं आ रही थी। तो क्या सारा जीवन ऐसे ही रिक्तता में बीत जाएगा? ये प्रश्न रहकर उसके मन में उभरने लगा। ये स्थिति अकेले अनुपम के साथ ही हो, ऐसा नहीं था। मोनिका को भी प्रेम के अभाव ने विचलित करना शुरू कर दिया। बस यंत्र चालित जीवन रह गया था। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, दोपहर का खाना बनाकर रख देना, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अलग अलग करना, दिन के बाद बेड पर अपने अपने हिस्से में दुबक जाना। रोजाना का यही क्रम बन गया था, सब कुछ भावविहीन क्रियाओं के साथ। संवादहीनता से उपजी त्रासदी के बीच मोनिका का मन प्रेम भाव की संतुष्टि के लिए रात दिन छटपटा रहा था, उद्वेलित हो रहा था। कितना भी कृत्रिम बनो, मगर नैसर्गिक जरूरतों को मारना बहुत दुष्कर होता है। मोनिका के अंदर भी रह कर एक चाह उमड़ रही थी कि कोई ऐसा अपना हो जिसके कंधे पर सिर रखकर प्रेम सुख पा सके, अपनी भावनाओं को शेयर करके जीवन में आई रिक्तता को भर सके। इससे वशीभूत उसका मन एक हमसफर को तलाशने लगा और सामने आ गया उसका अपना पीएचडी स्टूडेंट, उससे 2 वर्ष छोटा गौरव, जिसकी ओर बढ़ते कदमों को वह रोक नहीं पा रही थी। शनिवार को अवकाश था। घर के घुटन भरे परिवेश से मुक्त होने के लिए मोनिका नैनी ला के किनारे ठंडी सड़क पर आ गई थी, गौरव से मिलने, पीएचडी पर डिस्कशन के बहाने। ला के पास से गुजरती ठंडी सड़क किसी अकेले व्यक्ति, युवा प्रेमी जोड़ों एवं नवविवाहित पति पत्नी के घूमने के लिए एकदम माफूल है। दुख के क्षणों में भी इसकी धुंध में लिपटी नीरवता बहुत सुकून देती है। मोनिका के लिए भी यह सड़क कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी हो गई थी। सड़क के किनारे गुलमोहर के पेड़ों के नीचे बेत की लकड़ी से बनी बेंच पर बैठकर उसने दूर तक नजर डाली तो अनुपम के साथ बिताई कई पलों की यादें ताजा हो गईं। अनुपम से मोनिका की पहली मुलाकात इसी ठंडी सड़क पर हुई थी। वो अनुपम जो आज उसका पति है, पहले कभी उसका प्रेमी हुआ करता था। बड़ा खूबसूरत शहर है नैनीताल, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में नैनीताल, जिसने शहर को 2 भागों में बांट रखा है, इधर तल्लीताल और उधर मल्लीताल। मोनिका और अनुपम दोनों के घर तल्लीताल में थे और डिग्री कॉलेज जहाँ वे पढ़ते थे मल्लीताल में था। अनुपम के पिता सीनियर वकील थे और मोनिका के पिता उनके जूनियर। अनुपम और मोनिका के बीच प्रेम पनपने में दोनों के पिताओं के प्रोफेशनल करियर से ज्यादा ठंडी सड़क की खास भूमिका थी। इसी सड़क पर आते जाते ही तो उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। फिर एक दिन इसी जगह घने कोहरे के बीच दोनों ने एक दूसरे को प्रेम पाश में बांधने की स्वीकृति दी थी। दोनों निकले तो थे कॉलेज जाने के लिए, लेकिन चल पड़े प्रेम की राह पर। उस दिन कोहरे के बीच बेंच पर बैठे दोनों घंटों ओवरकोट और शाल में छिपे आपस में लिपटे रहे थे। कहीं अलग न हो जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन का आखिरी साल है हमारा। भीगी पलकों के साथ मोनिका अनुपम के सीने में सिमट गई। आखिरी साल है तो क्या हुआ, हमें तो आखिरी सांस तक साथ रहना है। अनुपम ने भी मोनिका को जोर से आलिंगन में भींच लिया। तुम परेशान मत हो, देखो ऐसा करते हैं, फिलहाल हम दोनों पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। 3 साल तक तो मिलना पक्का, अब तो खुश। मुँह से कभी अलग मत होना अनु, अपने जीवन में किसी और को जगह मत देना प्लीज।
मोनिका की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो मोना, कहते हुए अनुपम ने उसके माथे पर चुंबन जड़ दिया। अनुपम के पीएचडी के वो ने मोनिका को जैसे नया जीवन दे दिया हो। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में बंधे आनंद के सागर में डूबे रहे। समय के साथ साथ उनके बीच प्रेम बढ़ता ही गया। इसकी भनक जब दोनों के परिवारों को लगी तो परिपक्वता और बाधारहित संबंधों को परिण्य सूत्र में बांधने में उन्होंने भी खुले मन से सहमति दे दी। सुखद संयोग कुछ ऐसा बना कि पीएचडी की डिग्री पूरी होते ही उनके जीवन दो उपहारों से खिल उठे। न केवल वे विवाह के अटूट बंधन में बंध गए, बल्कि कुछ समय बाद दोनों को उसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक का जॉब भी मिल गया। मोनिका के ससुराल में सास ससुर, छोटा देवर और छोटी नंद से मिलकर बना परिवार था। परेशानी बस यही थी कि घर बहुत छोटा था। मोनिका और अनुपम सुबह साथ ही कॉलेज निकल जाते और शाम को लौटते। उसके बाद थकी हारी मोनिका को घर के काम में जुटना पड़ता। घर वाले नौकरानी रखने को राजी नहीं हुए। तर्क दिया कि उनके परिवार में ऐसा कभी हुआ ही नहीं और फिर 2 बच्चों का विवाह भी तो करना है। मोनिका ने सोचा था नए घर में अनुपम के प्रेमांकुर को हरे भरे पौधे का रूप दे देगी, लेकिन उसके सपने बिखरते चले गए, जिन्हें समेटने के लिए अब उसकी कल्पना में था गौरव। आखिर कोई तो हो जो सूखते जीवन को प्रेम रस से तृप्त कर सके। इसके लिए उसने गौरव का साथ पाना चाहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गौरव अभी तक उसका अपना नहीं हो सका था। इसका कारण था गौरव स्वयं अपनी एक क्लासमेट के प्रेम सागर में डूबा हुआ था। मोनिका को इसका पता नहीं था, सो गौरव की ओर से मिल रही उपेक्षा के उपरांत भी वह उसके साथ एक तरफा प्रेम के मोहपाश से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही थी। भले ही ठंडी सड़क का रोमांस भरा परिवेश प्रेमियों और नवविवाहितों के प्रेमालाप का बरसों से गवाह रहा हो, उसकी ही तरह, लेकिन अब वह अकेली थी। न तो पति साथ में था और न ही प्रेमी। कहानी के बाकी भाग पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।